Hello, welcome to the Best Academy of Science Nagpur. Up to previous video, we have discussed about or we have completed the lesson or a part of unit number 4 and that first part was synthetic dyes. Now, synthetic dyes में हम लोगों ने पढ़े dyes क्या होती है, क्वालिटीज़ ऑफ डाइज क्या रहना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने बात की है कि डाइज का कलर एंड कंस्टिट्यूशन का थेरीज हम लोगों ने पढ़े। वहाँ पर हम लोगों ने ऑटोविट थेरी पढ़े और सेकंड पढ़े हम लोग मॉडर्न थेरी, इलेक्ट्रॉनिक थेरी। और मॉडर्न थेरी को हम लोगों ने एक्सप्लेन किए बाय यूजिंग द टू थेरीज एंड दैट इज वैलेंस बॉन्ड थेरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी। उसके बाद में हम लोग आए कि डाइज कितने प्रकार के हो सकते हैं और उसके बाद मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट, मतलब on the basis of their chemical composition, and second classification of dyes that we have discussed and that is depending upon the mode of application। और उसके बाद हमने 4 डाइज का सिंथेसिस प्रॉपर्टीज और यूजेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे ना। उसी लेसन का जो बी पार्ट है सो यूनिट नंबर 4 और उसका अगर बी पार्ट अगर मैं कहता हूँ सो बी पार्ट मैं कहूँगा सिंथेटिक पॉलीमर्स। सो मुझे पढ़ना है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सो क्या होते हैं सर? सबसे पहले तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक मतलब क्या होता है और सर हमारी इनके डेली लाइफ में क्या यूजेस है। अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीमर्स की, सो पॉलीमर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड से आया है और ग्रीक वर्ड था पॉलीमर और जिसका इंडियन मीनिंग मतलब पॉलीमर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स दैट इज फर्स्ट इज पॉली एंड सेकेंड इज मेरोज। और पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन इट मीन्स नॉट अ डेफिनाइट वैल्यू, इट रेंजेस फ्रॉम 1000 टू मिलियंस। और उसके बाद मेरोज का मतलब होता है यूनिट्स या पार्ट्स भी आप लोग कह सकते हो। सो ऐसा लार्ज जायंट मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ये हाई है 10 to the power 3 to 10 to the power 7 डाल्टन की रेंज में। सो ऐसे लार्ज जायंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं पॉलीमर। सो पॉलीमर की डेफिनेशन बनती है जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल इफ यू कंसिडर द एग्जांपल ऑफ इथीन, सो हियर CH2 डबल बॉन्ड CH3 and if we take here n number of ethylene molecule or ethene molecule and if these n number of ethylene molecules will combine with each other, so double bond मतलब unsaturated molecule, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और पाई बॉन्ड टूटने के बाद आपके दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। बाद में आप लोग क्या करोगे तो ऐसे ही दूसरा इथिलीन मॉलिक्यूल होगा, उसका भी पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूटने के बाद अब दूसरा भी इथिलीन मॉलिक्यूल ऐसे ही ऐड होने वाला है। सो CH2 वैसे ही तीसरा भी मॉलिक्यूल होगा जिसका पाई बॉन्ड टूटता होगा, उसके भी दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री। सो CH2 एंड इन दिस वे n number of CH2 units will get repeatedly linked to form a large giant molecule. So this large giant molecule is called as a polymer and since it is obtained from ethylene, this is called as polyethylene या पॉलीइथीन भी कहते हो। सो इसी को मैं इन शॉर्ट इस तरीके से लिख सकता हूं क्योंकि CH2 ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। सो इसीलिए मैं लिखूंगा CH2 bond CH2 and this part is repeating unit, so these polyethene can be represented as in such a way। so इथीन मॉलिक्यूल से हमें मिला है पॉलीइथीन। तो ये लार्ज जायंट मॉलिक्यूल है सर जिसके हम लोग मतलब हम लोग ये नहीं बता सकता कि यहाँ n की वैल्यू क्या है। सो n की वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 100 टू मिलियंस। सो अब मैं कहूँगा कि पॉलीमर मतलब क्या सर? पॉलीमर ये एक ऐसा लार्ज जायंट मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे यूनिट के रिपीटेड कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ। सो ऐसे मॉलिक्यूल को मैं कहूँगा पॉलीमर। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। सो डेफिनेशन के बारे में फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या है। द पॉलीमर आर द लार्ज जायंट मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म बाय द रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मोनोमेरिक यूनिट्स
एंड दीज मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज की अगर तरफ चलता हूं तो प्रॉपर्टीज में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो याद रखना है सर, दिस इज लार्ज जाइंट मॉलिक्यूल। सर ये लार्ज जाइंट मॉलिक्यूल है सर। उसके बाद में यहां जो मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है, दैट इज अटैच्ड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सर बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन प्रकार के बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में जनरली, मतलब एक आयोनिक बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है। उसके बाद अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी के तरफ अगर चलता हूं, सो रिपीटिंग यूनिट जो है, सो वॉट एवर द रिपीटिंग यूनिट, सो ये रिपीटिंग यूनिट जिस मॉलिक्यूल से मिल रहा है, दैट स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मोनोमर। सो उसको मोनोमर कहोगे। मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस फ्रॉम 10 to the power 3 to 10 to the power 7 डाल्टन या एटॉमिक मास यूनिट, और 1 डाल्टन का मतलब होता है 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम, ये डाल्टन का मतलब होता है। ऐसे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो कुछ भी मॉलिक्यूलर मास जाइंट ज़्यादा रहने वाला जो मॉलिक्यूल मिला है, पॉलीमर मिला है, तो ये पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे पॉलीमराइजेशन। मतलब यहाँ पर मुझे खास तौर पर तीन चीज़ों की डेफिनेशन यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। पहला, पॉलीमर क्या है? सर पॉलीमर इज अ लार्ज जायंट मॉलिक्यूल which is formed by the repeated combination of small monomeric units and these are linked through covalent bond, so that is called as polymer. The smaller repeating unit which is going to form a large polymer, जैसे यहाँ पर इथिलीन मॉलिक्यूल ये एक छोटा यूनिट है और ये छोटा यूनिट बार बार रिपीट होकर, बार बार लिंक होकर पॉलीमर तैयार कर रहा है। सो दिस रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज मोनोमर। तो मैं यहां पर कहूंगा द रिपीटिंग यूनिट विच is responsible for, or the small molecule which is responsible for the formation of polymer, that is called as monomer। तो उसे हम लोग मोनोमर कहेंगे। पॉलीमर की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, मोनोमर की डेफिनेशन पढ़े हैं, एंड दिस प्रोसेस जहां आपने मोनोमर से पॉलीमर तैयार किए हो, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। इट मीन्स द प्रोसेस in which monomers are converted into polymer, so that process is called as polymerization। हमारे डेली लाइफ की अगर बात करता हो तो हमने जो फैब्रिक पहने हुए, हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हम लोग कागज़ यूज़ करते हैं, या फिर और भी ऐसी ढेर सारी चीज़ें हम लोग घर में यूज़ करते हैं जो पॉलीमर से ही बनी हैं। क्यों हम लोग उन चीज़ों की तरफ चलते हैं? मेरे बॉडी में प्रेजेंट रहने वाला न्यूक्लिक एसिड DNA RNA, मेरे बॉडी में प्रेजेंट रहने वाला कार्बोहाइड्रेट्स, मेरे बॉडी में प्रेजेंट रहने वाला प्रोटीन, सो ऑल दीज कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ दीज पॉलीमर। ये भी पॉलीमर के ही एग्जाम्पल है। एंड सिंस इट इज अ लार्ज जायंट मॉलिक्यूल, सो पॉलीमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब जायंट, सो मैक्रोमॉलिक्यूल भी हम लोग कहते हैं इन पॉलीमर्स को। नाउ ये तो हो गया सर पॉलीमर्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब मैं चलता हूं कि पॉलीमर कितने प्रकार के हो सकते हैं, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। वैसे तो आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बट हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीमर, तो डेफिनेटली वी मस्ट नो द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर कि कितने प्रकार के पॉलीमर रह सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में अब सर पॉलीमर के ढेर सारे प्रकार हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से एस्पेक्ट को माइंड में लेकर चल रहे हो, मतलब किस चीज को आप माइंड में रख के पॉलीमर के प्रकार देखना चाहते हो, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो पहला जो एस्पेक्ट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या ओरिजिन या फिर अवेलेबिलिटी भी आप कह सकते हो कि सर कहाँ से मिले हो, उसका ओरिजिन क्या है। सो उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सर तीन प्रकार से हम लोग इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला नेचुरल पॉलीमर,
सेकेंड सिंथेटिक पॉलीमर, और तीसरा हम लोग कहेंगे दैट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सो नेचुरल पॉलीमर का मतलब क्या है सर? ऐसे पॉलीमर जो मुझे नेचर से मिलते हैं फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। सो ऐसे पॉलीमर जो मुझे नेचर से मिलते हैं, सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। सो नेचर से मिलने वाले जितने भी पॉलीमर है हम लोग कहेंगे दीज आर नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर एंड दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। सो द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दैट इज प्लांट और एनिमल्स, और द पॉलीमर विच एग्जिस्ट नेचुरली इन नेचर, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर। और एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं तो प्लांट बॉडी बनी हुई है सेलुलोज से, प्लांट में स्टोर्ड मटेरियल है स्टार्च, वैसे ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहने वाला न्यूक्लिक एसिड अगर हम लोग बात करते हैं, वैसे ही सर प्रोटीन की यदि हम लोग बात करते हैं, वैसे हम लोग बात करते हैं हाँ, और एग्जाम्पल कॉटन हो गया या फिर ऊल हो गया या फिर सिल्क हो गया। सो ऑल दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर नेचुरली। उसके बाद में हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर के तरफ अगर चलते हैं तो सिंथेटिक पॉलीमर ये हम लोग नेचर से नहीं मिलते सर, मुझे इसको लेबोरेटरी में हमको केमिकल रिएक्शन की मदद से सिंथेसाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप घर में पॉलीथीन यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल घर में आप लोग यूज़ करते हो पीवीसी पॉलीविनिल क्लोराइड, फॉर एग्जांपल घर में आप लोग प्लास्टिक की प्लेट्स यूज़ करते हो। सर ये कोई झाड़ पर या कोई एनिमल से मिलने वाले पॉलीमर्स नहीं है सर। सो दीज पॉलीमर हैव टू सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दीज आर कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर। सो द पॉलीमर which are obtained by or which are synthesized by the chemical reaction between different type of agents or reactant, so these are called as synthetic polymer and these synthetic polymer can be considered, और example की अगर बात करता हूँ so polythene I can consider it an example of synthetic polymer। पीवीसी की अगर बात करता हूँ, मैं नायलॉन की यदि बात करता हूँ, सो ETC दीज आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स। सर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जैसे कि नाम में ही है सिंथेटिक है लेकिन सेमी है। अगर हम लोग बात करते हैं हम रबर की, तो नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ रबर ट्री, और वहाँ से जो कुछ भी गमी मटेरियल निकलता है, स्टिकी मटेरियल बाहर निकलता है उस रबर ट्री से, सो वो होता है सर स्टिकी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत कम। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, उस नेचुरल रबर को सल्फर के साथ में हीट करते हैं, और सल्फर के साथ में जब आप हीट करोगे तो ये स्टिकी जो आपके पास में था नेचुरल रबर, अब वो धीरे धीरे बन जाएगा सेमी सिंथेटिक रबर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन। सो इसे हम लोग कहते हैं वल्कनाइज्ड रबर। सो ये जो वल्कनाइज्ड रबर मिला है, ये वल्कनाइज्ड रबर मिलने की वजह है सर ये ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ का है, ये नॉन स्टिकी है, ज़्यादा मजबूत है। सो वल्कनाइज्ड रबर कैसे मिलता है? नेचुरल रबर में जो कुछ भी आप लोगों को ऐसे लीनियर चेन मिलती है सर, ये लीनियर चेन एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाती है, स्टैक्ड ओवर ईच अदर। और यदि अगर मैं सल्फर ऐड करता हूं तो ये सल्फर क्या करता है, ये दो चेन को अटैच करने का काम करता है, मतलब क्रॉस लिंकिंग एजेंट का काम करता है। तो सर ये क्रॉस लिंकिंग की वजह से वो बन जाता है नॉन स्टिकी और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो वल्कनाइज्ड रबर आपने पाए हो सर, डेफिनेटली दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। सर वो नेचुरल रबर था जो नेचर से मिला, लेकिन मुझे उसके कुछ प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशन करना था मेरे ज़रूरत के हिसाब से, तो मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया। सो जो कुछ भी अभी मेरे पास में मटेरियल मिला है सर, वो पूरी तरीके से नेचुरल भी नहीं, पूरी तरीके से सिंथेटिक भी नहीं। नेचुरल पॉलीमर के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस करके, नेचुरल पॉलीमर के ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शन करके उनके प्रॉपर्टीज को एनहांस करना। सो उस प्रोसेस में जो कुछ भी मटेरियल तैयार हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर आर द पॉलीमर
which are obtained by the chemical reaction on a natural polymer to enhance their properties. So that is called as a semi-synthetic rubber. So sorry, semi-synthetic polymer. So natural rubber or vulcanized rubber. Sir, vulcanized rubber can be considered as an example of सेमी सिंथेटिक रबर. उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे बेसिस पर, सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर, मतलब मोनोमर जो आप लोग यूज करने वाले हो उसके बेसिस पर हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करते हैं. सर, यदि हमारे पॉलीमर में एक ही प्रकार का रिपीटिंग यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं इथिलीन की, तो इथिलीन का यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड. पॉलीमर जब बनेगा CH2 बॉन्ड CH2, एक वैलेंसी फ्री हुई, फिर दूसरा इथिलीन मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाएगा, फिर तीसरा इथिलीन मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाएगा. सो हियर रिपीटिंग यूनिट इज सेम. रिपीटिंग यूनिट कैसा हो रहा है? सेम दिख रहा है. सो रिपीटिंग यूनिट सेम है. दिस इट मीन्स दैट दिस पॉलीमर इज फॉर्म बाय द रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर. एक ही प्रकार का मोनोमर है. सो ऐसे पॉलीमर को आप कहते हो होमोपॉलीमर. सो होमोपॉलीमर में एग्जाम्पल आप दे सकते हो पॉलीइथीन, आप एग्जाम्पल दे सकते हो पीवीसी, तो इस तरीके से एग्जाम्पल पॉलीस्टाइरीन का एग्जाम्पल दे सकते हो. सो होमोपॉलीमर मीन्स the polymers which are formed by the repeated combination of only one type of monomer, or only one type of monomer is involved. So that type of polymer is called as homopolymer. And example is polyethylene, PVC, polystyrene, etc. सर सेकेंड जो होता है उसको आप लोग कहोगे कोपॉलीमर. सो कोपॉलीमर, सर को का मतलब होता है डिफरेंट. सो ऐसा पॉलीमर जहां पर रिपीटिंग यूनिट जो है वो सेम नहीं है. मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि वी आर नॉट यूजिंग द सेम टाइप ऑफ मोनोमर. सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर चलता हूं तो आपने नायलॉन 6,6 का सिंथेसिस अगर पढ़े हो, सो बनता है हेक्सामिथिलीन डायमाइन, CH2 6 बार हेक्सामिथिलीन, NH2 अमाइनो ग्रुप, NH2 अमाइनो ग्रुप. सो हेक्सामिथिलीन डायमाइन. और हेक्सामिथिलीन डायमाइन की रिएक्शन करता हूं मैं एडिपिक एसिड के साथ, CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH. और ये हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड की जब मैं रिएक्शन करूंगा तो यहां पर बाहर निकलेगा H2O. वैसे तीसरा मॉलिक्यूल भी होगा तो यहाँ का भी OH बाहर निकल जाएगा. वैसे ही इधर भी कोई मॉलिक्यूल होगा तो ये NH2 का H निकल जाएगा. और इस तरीके से हजारों लाखों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में लिंक होंगे. कैसे बनेगा मॉलिक्यूल? NH वैलेंसी फ्री, CH2 6 टाइम्स, NH फिर बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से मॉलिक्यूल अटैच्ड होते जाएंगे. सो ये जो यूनिट है ये यूनिट बार बार रिपीट होगा. तो आप लोग कह रहे हो सर रिपीटिंग यूनिट इज सेम. सर रिपीटिंग यूनिट की तरफ नहीं देखना है, मुझे देखना है कि कितने प्रकार के मोनोमर यहाँ पर प्रेजेंट है. सर मोनोमर एक से ज़्यादा प्रकार के हैं. फॉर एग्जाम्पल हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड. सो दिस पॉलीमर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ more than one type of monomer and that's why it is called as copolymer. Example, जो कुछ भी कंपाउंड मिलता है दोस्तों उसको कहा जाता है नायलॉन 6,6. अब 6,6 कहने की वजह यह है कि पहले मॉलिक्यूल में भी 6 कार्बन हैं
और दूसरे मोनोमर में भी 6 कार्बन हैं। सो 6 कार्बन प्रेजेंट थे मोनोमर्स में और इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं नायलॉन 66। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। First is homopolymer and second is copolymer. Homopolymer, the polymer in which are formed by the combination of only one type of monomer, that is called as homopolymer. Example polyethylene PVC. And second, the copolymer are the polymer which are formed by the more than one type of monomer and that is called as कोपॉलीमर। नायलॉन 66 का एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के कॉम्बिनेशन से तैयार होने वाला ब्यूना एस सिंथेटिक रबर हम लोग ये यूज करते हैं। सो ये ऐसे ढेर, बैकेलाइट की हम लोग बात कर सकते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की बात कर सकते हैं, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को यहाँ पर देखना है। सो उसके बाद में इस तीसरा क्लासिफिकेशन अगर देखता हूं मैं, सो तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन और ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस द पॉलीमर आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमर एंड सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर। सो एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या फर्क है? तो सर ये किसके बेसिस पर आप लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हो तीसरी बार? तो हम बात कर रहे हैं कि उस पॉलीमर को कौन से रिएक्शन से तैयार किया जाता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग पॉलीमर सिंथेसिस दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज addition polymer and second is condensation polymer. So we have to vanish these first type of classification that was on the basis of source or origin. मुझे इस यूनिट में, इस लेसन में पढ़ना है सिंथेटिक पॉलीमर सिर्फ, ठीक है ना? तो सिंथेटिक पॉलीमर हम लोग को पढ़ना है। जो सेकेंड क्लासिफिकेशन किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर, तो 2 प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीमर और सेकेंड कोपॉलीमर। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं तीसरे बेसिस पर, और वो तीसरा बेसिस है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है पॉलीमर सिंथेसिस के दौरान। सो ऑन द बेसिस ऑफ the type of chemical reaction involved during synthesis of polymer and that is called as on the basis of these are classified into 2 type addition polymer. So let us consider CH2 double bond CH2. I am repeating the unit or example frequently. क्यों यूज कर रहा हूं मैं सर? एक ही एग्जाम्पल के साथ हम लोग डील करते आने चाहिए। उसके बाद हम लोग पीवीसी का भी एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं, स्टाइरिन का भी एग्जाम्पल यहां पर ले सकता हूं। सो ये रहा आपका इथिलीन मॉलिक्यूल, इथीन मॉलिक्यूल, और इस इथीन मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे? तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, जिगलर नट्टा ये कैटलिस्ट है जो इस पॉलीमराइजेशन का काम करता है। सो वी हैव टू हीट दीज अंडर हाई प्रेशर। सो हाई प्रेशर पर मुझे इसको हीट करना होता है। जैसे ही हीट करूंगा तो बिल्कुल सेम जबी की तरह CH2 पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी। फिर दूसरा भी इथिलीन मॉलिक्यूल होगा, उसका भी पाई बॉन्ड टूटता होगा, दूसरा भी इथिलीन मॉलिक्यूल ज्वाइंट होता होगा, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा, ऐसे हजारों लाखों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में लिंक होते होंगे, लेकिन रिपीटिंग यूनिट तो समान ही है। तो मैं यहाँ पर राउंड अप कर देता हूँ, यहीं पर CH2 बॉन्ड CH2 n टाइम्स। सो ये जो पॉलीमर मुझे मिला है दैट इज पॉलीइथीन। तो ये जो पॉलीमर बना हुआ है ये कौन से रिएक्शन से बना? तो ये रिएक्शन से बना एडिशन रिएक्शन से। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे में ऐड होते हैं विद द क्लीवेज ऑफ वीक पाई बॉन्ड टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल, सो देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। जब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे,
एक ही मॉलिक्यूल बनाएंगे लेकिन बाय द क्लीवेज ऑफ pi bond, so that reaction is called as addition reaction. And here also the same, polyethylene is formed by the addition reaction since the monomer is unsaturated. मतलब unsaturated का मतलब होता है जो कभी कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो आप कहोगे सर वो अनसैचुरेटेड है। सिंगल बॉन्ड है ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा बचे हुए दो पाई। सो अनसैचुरेटेड मोनोमर जब रहेंगे so definitely they will undergo addition reaction and they will give rise to the polymer, that is addition polymer. So addition polymer are the polymer which are formed by the addition reaction. So these are called as addition polymer, and addition polymer is obtained only when the monomer is unsaturated. ये कंडीशन है, उसको और डिटेल में हम लोग सामने पढ़ेंगे ही। तो ये एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया है पॉलीइथीन। मैंने बताया द पॉलीमर विच इज फॉर्म बाय द एडिशन रिएक्शन between monomers, that is called as addition polymer, and addition polymer is obtained only when the monomer is unsaturated. चलो एडिशन पॉलीमर की बात की है, एग्जाम्पल की भी हम लोगों ने बात कर ली है कि एग्जाम्पल इज पॉलीइथीन, एग्जाम्पल पॉलीस्टाइरीन, एग्जाम्पल पॉलीविनिल क्लोराइड। तो ये हो गया सर हमारा एडिशन पॉलीमर। सेकेंड कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए मैं एग्जांपल लूंगा नायलॉन 66 का। सर नायलॉन 66 सर ये बना है हेक्सामिथिलीन डायमाइन, CH2 मतलब मिथिलीन, 6 है हेक्सा, दो अमाइनो ग्रुप है हेक्सामिथिलीन डायमाइन। सर ये एडिपिक एसिड है CH2 4 टाइम्स COOH। सर एक ही मॉलिक्यूल में दो अमाइनो ग्रुप, एक ही मॉलिक्यूल में दो COOH ग्रुप। मतलब सर यहां पर क्या हो रहा है, तो ये बाइफंक्शनल मोनोमर है, बायफंक्शनल कहो दो है इसलिए या एकापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत म्हणून त्याला मी म्हणतो पॉलीफंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट रहने वाला मॉलिक्यूल, ये भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहने वाला मॉलिक्यूल। सो जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे थे तो एक मॉलिक्यूल का H दूसरे मॉलिक्यूल का OH बाहर निकल रहा था, मतलब बाहर क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। सो जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं with the removal of small molecules like ammonia, like water, like methyl alcohol, so then that type of reaction is called as condensation reaction। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हुआ है और नायलॉन 66 बना है। तो कंडेंसेशन एडिशन रिएक्शन की अगर बात करते हो तो एडिशन रिएक्शन में कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ पाई बॉन्ड टूट रहा है, वैलेंसी फ्री हो रही है, दूसरा मॉलिक्यूल आकर अटैक कर रहा है। पाई बॉन्ड टूट रहा है, वैलेंसी फ्री हो रही है, तीसरा मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है। नो रिमूवल ऑफ साइड प्रोडक्ट हियर, बट ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिमूवल ऑफ साइड प्रोडक्ट इज नेसेसरी, और रिमूवल होगा मतलब होगा। और कंडेंसेशन पॉलीमर तभी होगा जब आपका मोनोमर ये पॉलीफंक्शनल रहेगा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहने वाले। सो कंडेंसेशन पॉलीमर कंडेंसेशन रिएक्शन से तैयार हुए। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या सर, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, वाटर, मिथेनॉल, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब क्या, सो द पॉलीमर विच आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स आर कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर गिवन बाय दोज मोनोमर विच हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल। सो ये कंडेंसेशन पॉलीमर का मैंने एग्जांपल आपको दिया, नायलॉन 66, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ बैकेलाइट, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़े,
पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस एंड अवेलेबिलिटी, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर प्रेजेंट इन द पॉलीमर, और तीसरा जो क्लासिफिकेशन पढ़े वो पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिंथेसिस। तो 3 तरीके का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चौथे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, सो ये जो क्लासिफिकेशन है 4th प्रकार का, आप लोगों को एमएससी में पॉलीमर नाम का एक पेपर होता है। जनरली हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी की अगर बात करता हूँ तो एमएससी 3rd सेमेस्टर में आपको पॉलीमर एक पूरा का पूरा पेपर होता है, और इस पॉलीमर में पूरा का पूरा एक यूनिट होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो ये सब डाटा जो है आप लोगों को एमएससी के दौरान काम में आता है। सो ये हो गया 3 तरीके का क्लासिफिकेशन। अब चौथा जो क्लासिफिकेशन करना है दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, कि हमारे पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो देखो अभी हम लोग स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि ठीक है सर पॉलीमर तैयार हुआ, पॉलीमर तैयार हुआ मतलब ए नाम का मॉलिक्यूल ए नाम के मॉलिक्यूल के साथ ए नाम के मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से अटैच्ड हुआ है ना, ये भी पॉलीमर है। सर दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी है कि ए नाम के मोनोमर की ऐसे चेन बनी और बीच में ही कहीं ए नाम के मॉलिक्यूल को ऐसे ब्रांच भी दिखती है आप लोगों को। सर तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसे है कि यहाँ पर इस तरीके से ब्रांच बनती है कि आपको मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल दिखता है, इधर भी ऐसे ही ब्रांच, इधर भी ऐसे ही ब्रांच। सो इस तरीके की स्ट्रक्चर रह सकते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो पहले स्ट्रक्चर में सभी के सभी मोनोमर एक दूसरे के साथ लिनियरली अरेंज्ड है एक ही लाइन में। सो दूसरे अगर बात करते हैं तो दूसरे पॉलीमर में आप लोगों को क्या दिख रहा है, सर पॉलीमर की एक लीनियर चेन है और बीच से ही कहीं तो भी ब्रांच निकल गई है। और तीसरे में आपको दिख रहा है सर यहाँ पर सर पॉलीमेरिक चेन है ही है, ब्रांचिंग भी है, और साथ साथ ऐसे पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड हो जाती है। सो उसी के बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सो इफ द मोनोमर्स आर repeatedly attached with each other to form a long linear chain, so then that is called as a linear polymer। जैसे कि आप लोग पॉलीथीन की अगर बात करते हो, पॉलीस्टाइरीन की अगर बात करते हो, पीवीसी की अगर बात करते हो, सो ऑल दीज आर द लीनियर पॉलीमर्स। सो लीनियर पॉलीमर की खास बात क्या है कि ये जो एक चेन बनी है, दूसरी भी चेन वैसे ही एक दूसरे के ऊपर, सो दीज पॉलीमेरिक चेन विल स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाती है। एंड व्हेन दीज पॉलीमेरिक चेन स्टैक्ड ओवर ईच अदर, सो इट गिव्स अ पैक्ड स्ट्रक्चर। सो पैक्ड स्ट्रक्चर रहता है ये, और ये रहता है, हम इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल पॉलीमर, 1 डायमेंशनल पॉलीमर भी कहते हैं। सर उसकी अगर बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करता हूं तो एग्जाम्पल है पॉलीथीन, एग्जाम्पल है मेरे पास में पीवीसी, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो लीनियर पॉलीमर में आप लोग क्या चीज़ याद रखोगे, हम लोग याद रखेंगे कि सर कि ऐसे पॉलीमर जहाँ पर मोनोमर एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है टू गिव अ लीनियर पॉलीमेरिक चेन, देयर इज नो ब्रांचिंग एंड दीज पॉलीमेरिक चेन स्टैक्ड ओवर ईच अदर टू फॉर्म अ पैक्ड स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर पैकिंग रहती है, पैक्ड स्ट्रक्चर रहता है इस लीनियर पॉलीमर का। वैसे अगर सेकेंड की अगर बात करता हूं, सो सेकेंड पॉलीमर को हम लोग कहेंगे ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर। सो ब्रांच्ड पॉलीमर में हम लोग क्या कहेंगे कि सर दीज आर द पॉलीमर्स इन विच द मेन चेन इज देयर एंड सम ब्रांच इज प्रेजेंट। मतलब एक मेन चेन तो है ही, लेकिन साथ साथ कहीं तो भी ब्रांचिंग भी आप लोगों को दिख रही है। सर ये ब्रांचिंग रहने की वजह से मॉलिक्यूल, ब्रांचिंग रहने की वजह से सर ये चेन एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट नहीं बैठती, स्टैक्ड नहीं होती, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनकी जो पैकिंग होती है वो इर्रेगुलर पैकिंग होती है।
इर्रेगुलर पैकिंग, और इर्रेगुलर पैकिंग रहने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी भी कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हो तो हमारे बॉडी में लीवर में प्रेजेंट रहने वाला ग्लाइकोजन या स्टार्च का एक कंपोनेंट होता है अमाइलोपेक्टिन, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पढ़े कार्बोहाइड्रेट नाम के लेसन में। सो ये जो आपको पॉलीमर दिखता है सर, ये 2 डायमेंशनल पॉलीमर होता है। सो इट इज ए 2 डायमेंशनल पॉलीमर। उसके बाद में अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन है। सो ब्रांच्ड पॉलीमर में आपने क्या कहे सर, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर one main linear chain is present, but along with that linear chain some branching will occur, and due to the branching this chain cannot packed or cannot stacked over each other tightly, so it will give irregular packing, and due to irregular packing they have low melting point, low density as compared to linear polymer. So these are called as 2 डायमेंशनल पॉलीमर। इसको क्या कहते हैं आपने, 1 डायमेंशनल पॉलीमर। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप के तरफ, तो तीसरा होता है ये क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और ये जो क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं दोस्तों, ये किस तरीके से होते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर एक चेन बनाया, एक लिनियर चेन, दूसरी भी लिनियर चेन, वैसे ही तीसरी भी लिनियर चेन, और ऐसे लिनियर चेन के बीच में आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो क्रॉस लिंकिंग हो जाती है इन चेन के बीच में। सो क्रॉसलिंक पॉलीमर, इन क्रॉसलिंक पॉलीमर देयर आर सो मेनी लिनियर पॉलीमर चेन एंड विच आर ज्वाइंट टू फॉर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से सर उसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है। और यहां पर पैकिंग आप लोगों को क्लोज दिखती है, क्रॉस लिंकिंग रहती है, एंड ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग दे आर रिजिड एंड ब्रिटल। सर ये रिजिड रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं तो बैकेलाइट की अगर बात कर सकते हो आप लोग, या घर में आप लोग प्लास्टिक की प्लेटें यूज करते हो सर, वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है तो उसकी आप लोग बात कर सकते हो। तो सर पॉलीथीन के कंपैरिजन में आपको बैकेलाइट ज़्यादा हार्ड दिखता है। क्यों सर, पॉलीथीन लीनियर पॉलीमर था, पैकिंग अच्छी रहती है सर, उसकी डेंसिटी या मेल्टिंग पॉइंट इनकी तुलना में ज़्यादा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी आप लोगों को दिखता है क्रॉस लिंक पॉलीमर में। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरऑल पॉलीमर। एंड नाउ द फिफ्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वी हैव टू डिस्कस, एंड दैट फिफ्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नाउ डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि ये चेन एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है, तो ये चेन एक दूसरे के साथ में किस तरीके से लिंक्ड रहती है, what type of forces of attraction are responsible. So on the basis of molecular forces, these classified into 4 types. So on the basis of molecular forces, so on the basis of molecular forces, these are classified into 4 types. सर पहला जो टाइप होता है उसको आप लोग कहते हो, पहला जो टाइप है उसको आप लोग कहते हो इलास्टोमर, दूसरे टाइप को आप कहोगे फाइबर, तीसरे टाइप को आप लोग कहते हो थर्मोप्लास्टिक, और चौथे टाइप को आप लोग कहते हो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलो अब हम लोग एक एक करके डिटेल में चलते हैं। इलास्टोमर क्या है सर, इलास्टोमर की अगर बात करता हूं तो इलास्टोमर ये इस तरीके के पॉलीमर है जहां पर पॉलीमेरिक चेन के बीच में रहने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। सो सबसे आप लोगों को वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दिखेगा ये इनमें दिखेगा। सो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने की वजह से दे कैन बी इजीली स्ट्रेच्ड, आसानी से उसको स्ट्रेच्ड किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग रबर देखते हो, रबर को आप लोग आसानी से स्ट्रेच कर सकते हो, उसके ओरिजिनल साइज से लगभग 10 गुना आप उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। सो इजीली स्ट्रेच्ड अबाउट 10 टाइम्स, अबाउट 10 टाइम्स, आसपास 10 गुना आप लोग स्ट्रेच कर सकते हो। इट मीन्स दे हैव इलास्टिक नेचर, और ये इलास्टिक नेचर मिलने की वजह है दोस्तों सर ये पॉलीमेरिक चेन के बीच में रहने वाला वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहां पर इलास्टिक नेचर दिख रहा है, इजीली स्ट्रेच्ड है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, सो रबर को मैं इस इलास्टोमर की कैटेगरी में गिनता हूं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप फाइबर, सो फाइबर में भी ऐसे ही पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है, लेकिन यहां पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे के साथ में अटैच जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। सो सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसकी तुलना में स्ट्रॉन्गर रहता है। सो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो फाइबर्स, these are the polymer where there is a stronger intermolecular force of attraction between the chain between the different polymeric chain. These are linked together by the hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम लोग क्या करते, वो चेन एक दूसरे के साथ में लिंक रहती है, और ये पॉलीमेरिक चेन इनफ बड़ी होती है, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है। सो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा रहने की वजह से इट कैन बी ड्रॉन इनटू और कन्वर्टेड इनटू फाइबर। सो फाइबर में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं नायलॉन 6 या नायलॉन के जितने भी पॉलीमर से, पॉलीस्टर की अगर बात करते हो, सो दैट आर कॉल्ड एज द फाइबर्स। लेकिन इनकी खास बात यह है कि सर इन सब में सबसे कम इलास्टिसिटी आप लोगों को दिखती है फाइबर्स में। सो दे हैव लीस्ट इलास्टिसिटी। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक में पॉलीमेरिक चेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉलीमेरिक चेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट। मतलब इलास्टोमर की तरह बहुत ज़्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, और फाइबर की तरह बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है। सो इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सर इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जब आप लोग इसको हीट करोगे सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर शेप। सर ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसका मतलब सर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इट कैन बी मोल्डेड, मतलब उसको अलग शेप दिया जा सकता है। क्या करेंगे, तो थर्मोप्लास्टिक आर द पॉलीमर्स इन विच देयर इज ए इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन। उसके बाद में सर यहां पर दीज पॉलीमर सॉफ्टन ऑन हीटिंग। सर हीट अगर करोगे तो आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन एंड हार्ड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग, और जैसे ही आप लोग उसको कूल करोगे सो वो हार्ड बन जाते हैं। सो सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं सर हम लोग इट कैन बी रिमोल्डेड, और ये जनरली लीनियर पॉलीमर होते हैं। यूजुअली दे आर लीनियर, यूजुअली दे आर लीनियर एंड दे आर फॉर्म बाय यूजुअली एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन से तैयार होते हैं। सर ये कैन बी रिमोल्डेड, मतलब मैं उनको हीट देकर उनका शेप चेंज करूंगा पहले, और बाद में कूल करके डिजायर्ड शेप आप लोग उसे दे सकते हो थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोप्लास्टिक का अगर कोई एग्जाम्पल लेना है तो कॉमन सा एग्जाम्पल है पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, या फिर आप लोग पॉलीथीन की अगर बात करते हो तो ये एग्जाम्पल आते हैं थर्मोप्लास्टिक में। और चौथा जो होता है सर ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की खास बात ऐसी है
कि ऑन हीटिंग, आप जैसे जैसे उसको हीट करोगे इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, हार्डर, सो इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। जैसे जैसे हीट करोगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, हार्ड बनता जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन क्रॉस लिंकिंग, क्योंकि चेन के बीच की क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग बढ़ने की वजह से सर ये फिर मेल्ट नहीं होते क्या? तो मैं कहूंगा नहीं सर, हीट करोगे तो जैसे जैसे हीट करोगे उनके बीच की क्रॉस लिंकिंग बढ़ते जाएगी, इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर, एंड इफ ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, अगर आप लोग उसको और भी ज्यादा हीट करते हो, सो इट स्टार्ट बर्निंग ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग इसका मतलब ऐसा है कि इसे हम डिजायर्ड शेप नहीं दे सकते, कांट बी रिमोल्डेड, रिमोल्डिंग नहीं कर सकते हम लोग, उसे अपने हिसाब से शेप नहीं दे सकते, सो कांट बी रिमोल्डेड। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं बैकेलाइट की, और सर ये जो होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन से तैयार होते हैं, सो दीज आर 3 डायमेंशनल, generally these are 3-dimensional polymer and these are formed by generally by condensation reaction। एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं तो मैं कहूंगा बैकेलाइट है मेरे पास में एक एग्जाम्पल, देखेंगे हम लोग सामने इसके में थोड़ा प्रिपरेशन। तो ये होता है सर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है हमारे इस लेसन का, जिसका नाम है सिंथेटिक पॉलीमर, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़े? हमने पढ़े सर पॉलीमर क्या है, उसके बाद में पॉलीमर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद में हम लोगों ने देखे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर कि कितने टाइप के पॉलीमर रह सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस और अवेलेबिलिटी, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर, तो आपने 2 टाइप, एक होमोपॉलीमर दूसरा कोपॉलीमर। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, दे आर वेयर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक। लीनियर को 1 डायमेंशनल, ब्रांच को 2 डायमेंशनल, और क्रॉस लिंक को आपने कहते 3 डायमेंशनल। चौथा क्लासिफिकेशन देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिंथेसिस, सो एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। और 5वां क्लासिफिकेशन देखे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, इलास्टोमर, फाइबर, thermoplastic and thermosetting plastic। So today I have to stop here. In next video we will discuss about the type of polymer on the basis of process involved, कि कैसे क्या मैकेनिज्म होते हैं। सर एडिशन पॉलीमर जब बनता है तो एडिशन पॉलीमर किन का बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे बनता है, क्या होता है एक्चुअल मैकेनिज्म। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एडिशन पॉलीमर एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, condensation polymerization or polymer and mechanism involved in the formation of condensation polymer. So today I have to stop here. Thank you so much.